क्या है? मुद्रा क्या है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। That means Walker tried to define money according to its function. मुद्रा जिन कार्यों को करती है उसको हम लोग मनी बोलेंगे। That means कोई भी चीज जो मुद्रा के सारे फंक्शंस को करता है, मनी के फंक्शंस को करता है, मुद्रा के कार्यों को करता है, उसको हम लोग मुद्रा कहेंगे, उसको हम लोग मनी कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, Colburn, Professor Colburn says that means of valuation and of payment as a both the unit of account and the generally acceptable medium of exchange. देखो Colburn का definition थोड़ा broad है। What he says that money can be used as the means of valuation. हम लोग उसको मूल्यांकन का माध्यम के रूप में यूज कर सकते हैं। It can be used as the means of payment. भुगतान का माध्यम के रूप में भी यूज कर सकते हैं। And it also work as unit of account and general acceptable medium of exchange. Unit of account हम लोग उसका हिसाब किताब कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। And it also generally acceptable medium of exchange. Generally acceptable that means सभी लोग इसको एक्सेप्ट करेगा, मनी को। किस फॉर्म में? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में। ठीक है? जो भी तुमको खरीदना है, सेल करना है, बाय करना है, सो यू विल यूज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और वो जनरली एक्सेप्टेबल होगा, सब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है? सो कॉल्बर्न थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट में मनी को डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। एंड हिग्स क्या कहते हैं? मनी इज डिफाइंड बाय इट्स फंक्शन। मनी इज डिफाइंड बाय इट्स फंक्शन, यानी कि मुद्रा को उसके कार्यों के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। When you will learn about the function of money, तुम देखोगे कि मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं। तो जिस भी चीज में वो सारे क्वालिटीज आते हैं, जो भी मीन्स उन सारे कार्यों को करता है, that will be known as money. वो मुद्रा के रूप में जाना जाएगा according to his. Okay? Some economics define money in legal term. कुछ इकोनॉमिक्स उसको लीगल टर्म में भी डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। ठीक है? लीगल टर्म में उनका क्या कहना है? Anything which the state declare as money is money. State, गवर्नमेंट, राज्य या देश किसी भी चीज को मनी के रूप में डिक्लेयर कर देता है तो वो मनी हो जाएगा। ओके? सो स्टेट डिक्लेयर्स एज मनी इज मनी। स्टेट जिसको मनी के रूप में डिक्लेयर करेगा वही तुम्हारा मनी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? क्या इंक्लूड होगा? लीगल एक्सेप्टेंस। लीगली वो ऑथराइज होगा, लीगली कानूनन रूप से लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसका एक्सेप्टेंस होगा। ओके? और इसमें मेन ऑथोरिटी गवर्नमेंट को रहेगा, बिकॉज गवर्नमेंट विल ऑथराइज दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी। गवर्नमेंट इसको मनी के रूप में ऑथराइज कर देगा। तो देयर आर सम डेफिनेशंस ऑफ मनी। फर्दर वी विल डिस्कस मोर डेफिनेशन। दैट डेफिनेशंस बिलोंग्स टू थियोरेटिकल एंड एम्पिरिकल डेफिनेशंस ऑफ मनी। थियोरेटिकल एंड एम्पिरिकल डेफिनेशंस ऑफ मनी। कुछ थ्योरी के रूप में मनी का डेफिनेशंस दिया गया है और कुछ इसका एम्पिरिकल स्टडी के बेसिस पर भी इसका डेफिनेशंस दिया गया है। चलो वन बाय वन वी विल डिस्कस दैट डेफिनेशंस। सो अंडर द theoretical definitions of money we are going to discuss the traditional definitions of money. Traditional definitions of money, मनी का जो पारंपरिक परिभाषा है, पारंपरिक परिभाषा दैट मीन्स बहुत पुराने टाइम से वो डेफिनेशंस कंटिन्यू हुआ है। सो अंडर द traditional definitions of money we are going to discuss currency schools definitions and banking schools definitions. ठीक है? जो करेंसी स्कूल है उनका डेफिनेशन क्या है और बैंकिंग स्कूल का डेफिनेशन क्या है। सो करेंसी स्कूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ मनी, करेंसी स्कूल सेज दैट करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट दैट इज नोन एज मनी। एकदम सिंपल, करेंसी
सेविंग अकाउंट में हम लोग रखते हैं, जो डिमांड डिपॉजिट होता है, वो दोनों तुम्हारा मनी होता है। ओके, और उसी चीज को हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज करते हैं। जो हमारे पास करेंसी होता है, तुम कुछ भी खरीदने जाते हो, तुरंत अपने पॉकेट से कॉइन, पेपर नोट्स वगैरह निकालते हो, उसको देते हो, या तुम्हारे अकाउंट में जो डिजिटल फॉर्म में मनी है, तुम यूपीआई करते हो, फोन पे करते हो, गूगल पे करते हो, ठीक है, तो वो डिमांड डिपॉजिट जो तुम्हारे सेविंग अकाउंट में मनी है, उसको तुम डिजिटल फॉर्म में यूज करते हो। तो ट्रेडिशनल डेफिनेशंस के अंडर करेंसी स्कूल कहता है कि करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट जो है वो मनी होता है, और उसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या उसका मेन फंक्शन होगा? टू एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करना। केन्स हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट व्यू, केन्स ने भी उसको एक्सेप्ट किया है उनका जनरल थ्योरी में। He also defined money as currency and demand deposit. केन्स ने भी करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट के रूप में मनी को एक्सेप्ट किया। बैंकिंग स्कूल क्या कहता है? क्या एक्स्ट्रा बैंकिंग स्कूल ऐड किया है इस डेफिनेशन में? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग स्कूल, करेंसी स्कूल कहता है कि करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट मनी है। बैंकिंग स्कूल कहता है कि इफ वी टेक ओनली करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट इट विल क्रिएट नैरो डेफिनेशन। वो मनी का डेफिनेशन को नैरो बना देता है, संकीर्ण बना देता है। सो बैंकिंग स्कूल जो है, इन्होंने करेंसी स्कूल का डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया, आलोचना किया, और उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया। क्या ऐड किया? बैंकिंग स्कूल ने कहा कि करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट तो रहेगा ही मनी के फॉर्म में, बट अदर एसेट्स को भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। अदर एसेट्स दैट मींस टाइम डिपॉजिट। जैसे हम लोग एफडी वगैरह करते हैं ना, फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह करते हैं, तो दैट इज नोन एज टाइम डिपॉजिट। तो बैंकिंग स्कूल क्या एक्स्ट्रा ऐड किया डेफिनेशन में कि पहले के हिसाब से करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट होगा ही, एक्स्ट्रा वी विल ऐड टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का जो टाइम डिपॉजिट है उसको भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे, और अदर कमर्शियल बैंक्स के जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह है उसको भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे। यानी कि बैंकों में जो हम लोग रखते हैं, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट के रूप में हो, चाहे डिमांड डिपॉजिट के रूप में हो, या अदर फॉर्म्स में जो एसेट्स हो, दैट विल बी यूज्ड एज मनी। तो थोड़ा ब्रॉडर कांसेप्ट हो गया, बैंक के पास में जो चीजें हैं उसको हम लोग मनी के रूप में यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बैंकिंग स्कूल, वो मनी कहलाता है। ओके, नाउ द अदर डेफिनेशन इज फ्रीडमैन्स डेफिनेशन। चलो हम लोग देखते हैं फ्रीडमैन का डेफिनेशन। व्हाट फ्रीडमैन सेज? फ्रीडमैन्स डेफिनेशंस बिलोंग्स टू शिकागो अप्रोच। ओके, शिकागो अप्रोच में फ्रीडमैन ने क्या कहा है और उनके फॉलोअर्स ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि लिटरली द नंबर ऑफ डॉलर्स पीपल आर कैरिंग अराउंड इन देयर पॉकेट्स, the number of dollars they have to their credit at bank in the form of demand deposit and commercial bank time deposit. According to Friedman Chicago approach, उनका कहना है कि जितने भी लोग हैं वो लोग अपना पॉकेट में जितना डॉलर कैरी करते हैं, डॉलर मीन्स जो भी करेंसी, फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी, जो भी करेंसी कैरी करते हैं वो, प्लस उसका जो भी बैंक अकाउंट में डिमांड डिपॉजिट है, उस डिमांड डिपॉजिट के बिहाफ में ही चेक इशू होता है, एटीएम इशू होता है, यूपीआई जनरेट होता है, तो जो भी उसका डिमांड डिपॉजिट है वो, प्लस जो टाइम डिपॉजिट्स भी है उसके पास में, तो वो टाइम डिपॉजिट्स भी इंक्लूड होगा और वो मनी कहलाएगा। ओके, सो दिस डेफिनेशंस डिफाइन द सम ऑफ करेंसी प्लस adjusted deposits in commercial bank। तो सम ऑफ करेंसी, जितना भी उसके पास करेंसीज है, चाहे वो पेपर नोट के रूप में हो, कॉइन के रूप में हो, या बैंक में किसी भी तरह का डिपॉजिट्स हो, वो सारा मनी कहलाएगा। क्योंकि बैंक में जो डिपॉजिट होता है वो तुम्हारा अमाउंट रूप में होता है, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन करेंसी के रूप में जो होता है, कॉइन सिक्के के रूप में जो होता है, वो मूर्त रूप में होता है, उसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन मनी का मतलब वो सारी चीजें होती है। ओके, नंबर
Radcliffe Committee defined money as note plus bank deposit. It includes as money only those assets which are commonly used as medium of exchange. देखो Radcliffe Committee ने क्या कहा है मनी को डिफाइन करते हुए? It says that note plus bank deposit. Again same thing. Note that means currency. Currency plus bank deposit. बैंक डिपॉजिट यहाँ उन्होंने ये डिफाइन नहीं किया है कि वो डिमांड डिपॉजिट है या टाइम डिपॉजिट है. तो बैंक डिपॉजिट दैट मींस इट इंक्लूड बोथ थिंग्स. ओके, डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट. इट इंक्लूड एज मनी ओनली दोज एसेट्स व्हिच आर कॉमनली यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ही इंक्लूड सम, दिस कमिटी इंक्लूड सम एसेट्स. परिसंपत्ति सबको भी ये इंक्लूड करता है जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज किया जा सकता है. बैंक के पास में और भी परिसंपत्तियां होती है, एसेट्स होता है, जैसे तुम्हारा बॉन्ड्स होता है, शेयर होता है, ठीक है ना. तो उन सारी चीजों को भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज किया जा सकता है. डायरेक्टली नहीं, बट इट कैन बी कन्वर्टेड टू द मनी. उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है, उसको लिक्विडिटी फॉर्म में, देन उसको कन्वर्ट करने के बाद हम लोग यूज कर सकते हैं. तो इनका जो डेफिनेशन है लगभग तुम्हारा बैंकिंग स्कूल से मिलता जुलता, लेकिन और भी इन्होंने एसेट्स वर्ड यूज करके इस कमिटी ने मनी का डेफिनेशन को ब्रॉडर कंसेप्ट किया है. नंबर 4 इज द बुर्ले शॉ डेफिनेशन. बुर्ले शॉ डेफिनेशन क्या कहता है? बुर्ले शॉ रिगार्ड अ substantial volume of liquid assets held by financial intermediaries and the liabilities of non-bank intermediaries as close substitute of money. देखो मनी का कंसेप्ट और बड़ा हो गया इस डेफिनेशन. अब तक हम लोग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के पास में जो चीज है उसी को हम लोग मनी मानते हैं, चाहे वो टाइम डिपॉजिट के रूप में हो, डिमांड डिपॉजिट के रूप में हो या एसेट्स के रूप में. लेकिन बुर्ले शॉ ने क्या किया? इन्होंने नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएटरीज को भी इंक्लूड किया. ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें दोनों आते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन. तो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के पास भी होता है जैसे म्यूचुअल फंड, LIC, वो सब तुम्हारा नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएटरीज हैं. नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन उनके पास में भी तो पैसा होता है, वहाँ भी तो हम लोग डिपॉजिट करते हैं, वहाँ भी हम लोग टाइम डिपॉजिट्स करते हैं ना, पैसा रखते हैं ना. तो उस पैसे को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है और बोला गया है अकॉर्डिंग टू बुर्ले एंड शॉ कि जितना भी सब्सटेंशियल वॉल्यूम है लिक्विड एसेट्स का, लिक्विड एसेट्स दैट मींस जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विडिटी फॉर्म्स ऑफ मनी में, सारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स का, चाहे वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ फॉर मनी, जो मनी का क्लोज सब्स्टिट्यूट है. जैसे तुम्हारा कोई बॉन्ड है, बॉन्ड को हम लोग मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उसको हम लोग यूज कर सकते हैं मनी को, फिर हम लोग बॉन्ड या सिक्योरिटी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वो नियरली सब्स्टिट्यूट है, प्रतिस्थापन है, मतलब हम लोग इसको उसमें और उसको इसमें कन्वर्ट करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. तो इन्होंने और भी ब्रॉडर डेफिनेशंस दिया है. तो ये बुर्ले एंड शॉ का डेफिनेशंस है. टिल हियर वी डिस्कस्ड अबाउट द